नमस्कार, मैं राकेश कुमार सोनी। जनरल साइंस में कुछ टॉपिक्स अपन ने पढ़े थे, उसी श्रृंखला में अपन एक टॉपिक और स्टडी करते हैं। वो टॉपिक है लिंग निर्धारण, यानी सेक्स डिटरमिनेशन। साथियों, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक लिंग गुणसूत्र और एक अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण में योगदान देते हैं। लिंग निर्धारण में योगदान देते हैं। और अलिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण में योगदान नहीं देते हैं, केवल दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। उन गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहेंगे, और जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण में योगदान देते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं, कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, जो 23 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, जो पुरुष और महिला में समान होते हैं, ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र कौन से हैं? अलिंग गुणसूत्र हैं। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, वो एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण में योगदान देते हैं। उन गुणसूत्रों को अपन क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, और महिला में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होते हैं। अब इन लिंग गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसकी अलग अलग विधियां हैं। उनमें से एक एक विधि के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो लिंग निर्धारण की जो प्रथम विधि है या एक विधि है, उसमें किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। देखिए, लिंग निर्धारण की ये विधि जिसमें XY नर व XX मादा प्रकार का लिंग निर्धारण है, इस लिंग निर्धारण को अपन लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण भी बोलते हैं। ये लिंग निर्धारण है वो मनुष्य में और ड्रोसोफिला में, जिसको फल मक्खी के नाम से जाना जाता है, में पाया जाता है। तो अपने को स्टडी करनी है कि मनुष्य में लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए साथियों, कि मान लेते हैं कि ये पिता हैं और माता हैं। पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो 44 + XY, और माता में जो गुणसूत्र होते हैं वो 44 + XX होते हैं। 44 क्या है? ऑटोसोम है, और XY क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। इसी प्रकार से माता में 44 अलिंग गुणसूत्र और सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? XX। टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46। इधर भी टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46। अब पिता द्वारा जो शुक्राणु उत्पादित होते हैं वो दो प्रकार के शुक्राणु उत्पादित होते हैं। आधे शुक्राणु हैं, उनमें 22 + X लिंग गुणसूत्र होता है, और आधे शुक्राणु जो हैं उनमें 22 + Y गुणसूत्र होते हैं। जिस शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होता है उसे एंड्रोस्पर्म कहते हैं, एंड्रोस्पर्म। और जिस शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होता है उस शुक्राणु को गाइनोस्पर्म कहते हैं। तो दो प्रकार के शुक्राणुओं का उत्पादन पिता
के द्वारा होता है। इस कारण से पिता क्या है, विषम युग्मकी है। विषम युग्मकी का मतलब दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का या शुक्राणुओं का उत्पादन है, वो पिता के द्वारा होता है। माता द्वारा उत्पादित सारे अंडाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात सभी अंडाणुओं में 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र X गुणसूत्र होता है। अब यदि गाइनोस्पर्म, जिस शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र है, वो निषेचन में भाग लेता है, तो जो संतति उत्पन्न होती है उसमें 44+XX गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी वो संतति पुत्री के रूप में विकसित होती है। और यदि एंड्रोस्पर्म निषेचन में भाग लेता है तो संतति में 44+XY लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं। इस कारण से संतति है वो पुत्र के रूप में उत्पादित होती है या विकसित होती है। इस प्रकार से पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने की संभावना 50-50% होती है। अब बात ये उठती है कि पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार जनक कौन है, तो जिम्मेदार जनक हमेशा वही जनक होता है जो कौन होता है, विषम युग्मकी होता है। तो आपने यहाँ नोटिस किया है कि पिता है वो दो अलग अलग प्रकार के शुक्राणुओं का उत्पादन कर रहा है। पिता क्या है, विषम युग्मकी है, इसलिए लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार जनक जो हुआ वो कौन है, पिता है, पुरुष है। अक्सर हमारे समाज में लिंग निर्धारण के लिए महिला को दोषी ठहराया जाता है, जो गलत है, क्योंकि माता है या महिला है वो क्या है, समयुग्मकी है, समान अंडाणु उत्पन्न करती है। इस लिंग निर्धारण की प्रोसेस में दूसरी प्रणाली जो है वो है XX। दूसरी जो प्रणाली है वो है XX नर व XY मादा प्रकार का लिंग निर्धारण। इसको ZZ नर व ZW मादा प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं, प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं। ये लिंग निर्धारण की जो प्रणाली है वो साथियों पक्षियों में और सर्पों में पाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक नर पक्षी है और एक मादा पक्षी है, यानी ये मान लेते हैं मुर्गा है और ये मान लेते हैं मुर्गी है। तो मुर्गा नर पक्षी है, तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से हैं, ZZ हैं लिंग गुणसूत्र। और मादा जनक जो मुर्गी है उस मुर्गी में जो लिंग गुणसूत्र हैं वो कौन से हैं, ZW हैं। अब नर पक्षी द्वारा उत्पादित सारे शुक्राणु समान होते हैं, सभी शुक्राणुओं में Z लिंग गुणसूत्र होता है। इसी प्रकार से मादा पक्षी के द्वारा उत्पादित अंडाणु हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आधे अंडाणु Z लिंग गुणसूत्र युक्त होते हैं और आधे अंडाणु हैं वो W लिंग गुणसूत्र युक्त होते हैं। अब यदि Z गुणसूत्र युक्त अंडाणु निषेचन में भाग लेता है तो उत्पन्न संतति में ZZ लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं, तो ये संतति है वो पुत्र के रूप में विकसित होती है। और यदि W शुक्राणु युक्त अंडाणु का निषेचन होता है तो संतति में ZW गुणसूत्र आ जाते हैं और ये संतति है वो पुत्री के रूप में या मादा पक्षी के रूप में क्या होती है, विकसित होती है। इस प्रकार से अपन यहाँ भी देख रहे हैं कि 50% संभावना पुत्री और 50% संभावना पुत्र उत्पन्न होने की होती है। परंतु ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण में
जो जिम्मेदार जनक होता है वो मादा जनक होता है, क्योंकि मादा जनक यहाँ पर क्या है, विषम युग्मकी है, दो अलग अलग प्रकार के अंडाणुओं को उत्पादित करती है। नर पक्षी है वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो क्या है, समयुग्मकी है, समान प्रकार के शुक्राणुओं को उत्पादित करता है। तो चूजा या चूजी उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, अंडा होता है, न कि शुक्राणु होता है। तीसरी लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो अपन लेते हैं X0 नर और XX मादा प्रकार का लिंग निर्धारण। X0 नर तीसरे प्रकार की लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, वो है X0 नर या XO नर तथा XX मादा प्रकार का लिंग निर्धारण। ये लिंग निर्धारण की तीसरी पद्धति है। इसे प्रोटोनर प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं। ये लिंग निर्धारण स्क्वैश बग, टिड्डे, कॉकरोच आदि में पाया जाता है। अब इस लिंग निर्धारण के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, स्क्वैश बग। देखिए, स्क्वैश बग में जो नर होता है उसमें लिंग गुणसूत्र X0 होता है और जो मादा जनक है उसमें लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। टोटल जो गुणसूत्र होते हैं नर में वो 21 गुणसूत्र होते हैं, तो 20 प्लस X0 यानी 20 और 1 21। मादा में जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो 22 होते हैं, यानी 20 प्लस क्या है, XX। अब इस नर स्क्वैश बग के द्वारा जो शुक्राणु उत्पादित होते हैं वो अलग अलग प्रकार के शुक्राणु उत्पादित होते हैं। आधे शुक्राणु हैं वो 11 गुणसूत्र युक्त होते हैं, यानी 10 प्लस X गुणसूत्र युक्त होते हैं, और आधे जो शुक्राणु होते हैं उसमें 10 गुणसूत्री होते हैं, यानी 10 प्लस 0 गुणसूत्र होते हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के शुक्राणुओं का उत्पादन नर स्क्वैश बग द्वारा उत्पादित हुआ। मादा जो स्क्वैश बग है उसके द्वारा उत्पादित सारे अंडाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी अंडाणुओं में 11 गुणसूत्र होते हैं, 10 प्लस X और 10 प्लस X, तो सभी अंडाणु समान उत्पादित हुए। इसका मतलब ये हुआ कि मादा स्क्वैश बग है वो क्या है, समयुग्मकी है, और नर स्क्वैश बग है वो क्या है, विषम युग्मकी है। अब पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार जनक कौन हुआ, नर जनक हुआ, नर स्क्वैश बग हुआ। यदि 11 गुणसूत्र युक्त शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है तो संतति में क्या हो जाएंगे, 20 प्लस XX, यानी ये संतति है वो पुत्री के रूप में विकसित होगी। और यदि 10 गुणसूत्र युक्त शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है तो संतति में 20 प्लस क्या आ जाएंगे, X0 गुणसूत्र आ जाएंगे, और ये संतति पुत्र के रूप में विकसित हो जाएगी। क्योंकि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि नर स्क्वैश बग है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 21 है, और मादा स्क्वैश बग है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 22 है। तो यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि पुत्री में क्या है, 20 और XX है, यानी 20, 21 और 1 22 गुणसूत्र आए, और पुत्र में कितने गुणसूत्र आए, 21 गुणसूत्र आए। तो 50% संभावना पुत्र उत्पन्न होने की और 50% संभावना पुत्री उत्पन्न होने की है। साथियों, यहाँ पर भी पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार जनक कौन हुआ, नर स्क्वैश बग हुआ। अब लिंग निर्धारण की चौथी प्रक्रिया अपन पढ़ने जा रहे हैं। चौथी प्रक्रिया में क्या है, जो मधुमक्खी में पाई जाती है, जिसमें
लिंग निर्धारण को अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। तो चौथा लिंग निर्धारण है अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का लिंग निर्धारण, प्रकार का लिंग निर्धारण। ये जो लिंग निर्धारण है वो मधुमक्खी में पाया जाता है। इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किस में पाया जाएगा? मधुमक्खी में। इस कारण से इसको मधुप प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं। मधुप प्रकार का लिंग निर्धारण भी कहते हैं। देखिए ये लिंग निर्धारण कैसे होता है। रानी जो मधुमक्खी होती है उस रानी मधुमक्खी में टोटल गुणसूत्र 2n बराबर 32 होते हैं, यानी वो द्विगुणित अवस्था में होती है। और नर मधुमक्खी जो होती है या नर मधुप जो होती है वो अगुणित होती है, यानी n बराबर 16 गुणसूत्र ही होते हैं। अब रानी मधुमक्खी द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से, क्योंकि वो क्या है? द्विगुणित है। अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु उत्पादन होते हैं, तो सभी अंडाणु हैं वो अगुणित होंगे, यानी n बराबर 16 गुणसूत्र युक्त होंगे। सभी अंडाणु क्या हुए? समान हुए। और नर मधुप द्वारा जो शुक्राणु उत्पादित होते हैं उस समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि नर मधुप क्या है? स्वयं अगुणित है, और अगुणित से अगुणित शुक्राणु ही समसूत्री विभाजन के द्वारा उत्पादित होते हैं। तो सभी शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी आई? 16 आई। अब यदि अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो जाता है तो n बराबर अंडाणु में कितने हैं? 16। शुक्राणु में भी n बराबर गुणसूत्र कितने हैं? 16। इसलिए संतति है वो 2n बराबर क्या हो गई? 32। और इस निषेचित अंडे से जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति क्या होगी? रानी होगी। अब बात रही कि ये अंडाणु जो अनिषेचित है, ये अंडाणु क्या है? अनिषेचित। इस अनिषेचित अंडाणु से जो संतति उत्पन्न होगी वो नर संतति उत्पन्न होगी। तो अनिषेचित अंडाणु से अगर संतति उत्पन्न होती है तो उसको जंतुओं में अपन क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। तो नर मधुमक्खी है वो कौन सी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? अनिषेक जनन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अब आप नोटिस कर रहे हो कि इस नर संतति का कि ये माता तो है परंतु ये पिता नहीं है। तो अनिषेक जनन से उत्पन्न होने वाली जो नर मधुमक्खी है उसकी माता होती है, पिता नहीं होते हैं, परंतु दादा होते हैं, माता होती है परंतु क्या नहीं होते? पिता नहीं होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि श्रमिक मधुमक्खी कैसे उत्पन्न होती है? तो जिनको रॉयल जेली विशेष प्रकार का आहार मिलता है वो तो रानी में विकसित हो जाती है, परंतु जिनको रॉयल जेली नहीं मिलता है वो मधुमक्खी है वो किस में विकसित हो जाती है? श्रमिक मधुमक्खी में विकसित हो जाती है। साथियों, अपन ने एक टॉपिक पढ़ा लिंग निर्धारण। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।